अच्छा जी, तो आज हमारे पास टॉपिक है रेबीज़। ठीक है, तो रेबीज़ बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ बेसिकली अ डिज़ीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय अ क्लोज कांटेक्ट विद एनिमल्स। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, किस किस्म की डिज़ीज़ है? इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिज़ीज़। ठीक है, इधर हम देख लेते हैं, इधर इसके जो की पॉइंट्स हैं फिर हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो रेबीज़ इज़ अ रैपिडली प्रोग्रेसिव एक्यूट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ ऑफ CNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेसिकली डिज़ीज़ है इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स दैट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस रेबीज़ वायरस। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो रेबीज़ वायरस है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल वैक्टर्स। ठीक है, एनिमल वैक्टर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई रेबीज़ का इफ़ेक्ट क्या होता है, कौन से सिस्टम को इफ़ेक्ट करे। तो बेसिकली इंसेफेलाइटिक और पैरालिटिक फॉर्म्स होती हैं इसकी, विच कैन प्रोग्रेस टू डेथ। ठीक है, बहुत ही डेंजरस किस्म की डिजीज़ है। ठीक है, इसके जो मतलब इसके जो चीफ सिम्टम्स आप कह लें वो कौन कौन से हैं? एक तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, फोनोफोबिया, एरोफोबिया, हाइपरसल्वेशन, इंटेंस एंग्जाइटी हो जाती है। ठीक है, फिरिंजिस्मस हो जाता है। देन प्रोग्रेसिव पैरालिसिस, फर्टिलिटी जो है इसकी 100% तक अप्रोच कर जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एटियोलॉजी क्या है बेसिकली। तो जो इसका जीन है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये क्या करता है कि ये कंबाइन कर जाता है एसिटाइकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर। तो ये हमें एक्सप्लेन कर सकता है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है विद एसिटाइकोलिन रिसेप्टर, तो ये बेसिकली एक रीज़न बन रहा होता है पैरालिसिस का। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कि इसके जो है दो फॉर्म्स में ये अपने आप को डिस्प्ले करती है। एक होता है इसका एन्सेफेलिटिक फॉर्म और एक होता है इसका पैरालिटिक फॉर्म। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे एन जीन की बात करते हैं। तो ये हमें पता है कि ये एक टारगेट एंटीजन है फॉर अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, इसके लिए ये हमें इसकी एटियोलॉजी का पता चल गया। बेसिकली जी जीन ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इसके पैरालिटिक जो इसका अटैक हो रहा होता है। आगे हम डिटेल में बात कर लेते हैं रेबीज़ वायरस की एपिडेमियोलॉजी की। तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ होती हैं उनकी एपिडेमियोलॉजी में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई वो एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन जो है उसका सोर्स क्या है। देन कम्स द रूट ऑफ ट्रांसमिशन, देन इज़ ससेप्टेबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस केस में रेबीज़ में हम देख लेते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। हम पहले बात कर चुके हैं कि एनिमल्स कैरिंग रेबीज़ वायरस जो हैं वो सोर्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ हेल्दी लुकिंग डॉग्स होते हैं, लेकिन हमें अपेरेंटली हम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उन वो रेबिड डॉग्स हैं, लेकिन वो एक्चुअली रेबिड होते हैं, उनके सलाइवा के अंदर वायरस मौजूद होता है। ठीक हो गया। देन हम लोग बात कर लेते हैं कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो बिटन बाय इन्फेक्टेड एनिमल, वेरी वेरी क्लियर इट इज़ कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो एक इन्फेक्टेड डॉग है, जब वो बाइट करेगा तो डेफिनेटली कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है जब वो बाइट करेगा तो उसके बाद फिर जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है पॉइंट कि भाई कांटेक्ट विद म्यूकोजा एंड फ्रेश स्किन वुंड्स। ठीक है, म्यूकोजा के साथ या फ्रेश स्किन वुंड्स के साथ कांटेक्ट हुआ तो भी चांस है कि आप में वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इनहेलेशन ऑफ वायरस कंटेनिंग एरोजल ऑर्गन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो मतलब कि एरोजल अगर आपने हवा में एरोजोल मौजूद था और आपने इनहेल कर लिया तो उससे भी यू कैन कैच द इन्फेक्शन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ आपके किसी इन्फेक्टेड बंदे से, तब भी यू कैन कैच द इन्फेक्शन। बात कर लेते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन की। तो पीपल आर जनरली ससेप्टेबल, हर किस्म की पॉपुलेशन जो है वो ससेप्टेबल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आफ्टर बीइंग बिटन मॉर्बिडिटी ऑफ रेबीज इज़ 15 to 30% इन केसेज ऑफ रेबिड डॉग एंड 50 to 60% इन केस ऑफ अ रेबिड वुल्फ। तो अगर आपको एक रेबिड डॉग ने बाइट किया है तो आपके पास जो मोर्टेलिटी होती है 15 से 30 होगी, जबकि अगर आपको एक रेबिड वुल्फ ने बाइट किया है तो आपको डिज़ीज़ होने का चांस जो है वो 50 से 60% तक होगा। ठीक है, अच्छा बाइट के बाद डिज़ीज़ होती है या नहीं होती है, आप इन्फेक्शन कैच करेंगे या नहीं, वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं कि साइट ऑफ बाइट। ठीक है, अगर तो बाइट हेड या फेस के रीजन में हुआ है तो देयर इज़ अ हाई रिस्क कि आप इन्फेक्शन कैच कर लेंगे। क्यों, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हेड और फेस की जो वस्कुलैरिटी होती है, जो ब्लड सप्लाई होता है, दैट इज़ वेरी रिच।
ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर इन रीजन्स पे बाइट आता है तो या अटैक होता है, स्क्रैच होता है, तो देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं स्वेरिटी ऑफ बाइट कि कितना स्वेयर बाइट है, जितना डीप होगा बाइट उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, जितना शेल होगा उतने कम चांसेस होंगे। द अदर वन इज़ लोकल वुंड केयर। ठीक है, आपने कितना वुंड केयर किया, आपने उसको वॉश कितना प्रॉपरली किया, एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट कितना अच्छा आपने उसको प्रोवाइड किया, दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल। ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोलॉजी, क्या आप वैक्सीनेटेड थे ऑलरेडी या आपने इमीडिएटली बाइट के बाद क्या आपने इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के शॉट्स लिए हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होगा। उसके बाद इम्यूनो डेफिसिट जो लोग होंगे वो डेफिनेटली एट हायर रिस्क होंगे टू कैच द इन्फेक्शन। कौन से लोग होते हैं इम्यूनो डेफिसिट्स? इनके अंदर बड़े एक वास्ट कैटेगरी आ जाती है जिसमें एड्स के पेशेंट आ जाते हैं, जिसके अंदर ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टीरॉयड थेरेपी पे डिपेंडेंट रहे हों, या फिर इसके अंदर प्रेग्नेंट वेमेन आ जाती हैं, या फिर इसके अंदर छोटे बच्चे आ जाते हैं जो कि अभी जिनकी इम्यूनिटी जो है वो अभी बिल्कुल वीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द एपिडेमियोलॉजी एंड द एटियोलॉजी ऑफ रेबीज़ वायरस। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो ओके, दिस इज़ इट, थैंक यू।